Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So, here we are with our first one shot lecture of methods in biology. That is your unit number 13. So, methods in biology जो है methods in biology ये आपकी यूनिट 13 है. और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग सब कवर करेंगे. लेकिन इसका जो वन शॉट है वो ये एक लेक्चर में सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे, दो पार्ट आएंगे. ये जो है ये पार्ट 1 है, एक और लेक्चर आएगा इसका, दैट इज पार्ट 2. सो 2 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट मेथड्स इन बायोलॉजी को जो है रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है मेथड्स इन बायोलॉजी को तो ये जो लेक्चर है आपको एज अ रिविजन काम करेगा. अगर आप लोगों ने मेथड्स इन बायोलॉजी नहीं पढ़ी है और आप इस लेक्चर के जो नोट्स हैं अगर वो भी करके चले जाओगे तो आपका 80 to 90% मेथड्स इन बायोलॉजी जो है कवर हो जाएगा. लेकिन कब? जब आप इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो यानी कि ये जो मेथड्स इन बायोलॉजी का आपका जितना सिलेबस है 99% सिलेबस जो है वो हम लोग इन दोनों पार्ट्स में कवर कर लेंगे. एक भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे. और जब PYQ सीरीज स्टार्ट होगी तो PYQ सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके PYQ सीरीज में. ठीक है. सो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेथड्स इन बायोलॉजी के दोनों पार्ट्स होने के बाद में जस्ट आफ्टर हम लोग PYQ करें इसके जस्ट बाद में, या फिर पहले 13 के 13 यूनिट का वन शॉट आए उसके बाद PYQ सीरीज आए. एक बार ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है. कि PYQ आपको मेथड्स इन बायोलॉजी के रिवीजन के जस्ट बाद ही करने हैं PYQ, या फिर बाद जब PYQ सीरीज चलेगी तभी करने हैं. सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लोनिंग, इसके साथ में ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या होता है, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, टूल्स ऑफ RDT के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे, पेज टेक्निक के बारे में दैट इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट SDS टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, SDS इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में देखेंगे एंड 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखेंगे. इसी के साथ जीन नॉकआउट करेंगे. जीन नॉकआउट के बाद में फिर PCR देखेंगे. PCR के क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें रियल टाइम PCR, नेस्टेड PCR, मल्टीप्लेक्स PCR, एसिमेट्रिक PCR, हॉट स्टार्ट PCR. देन जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे. उसके बाद DNA सीक्वेंसिंग, जिसमें DNA सीक्वेंसिंग में हम लोग सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे, पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे. इसके अलावा इल्यूमिना सीक्वेंसिंग और नैनोपोर सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे. देन एलाइजा, एलाइजा में टाइप्स ऑफ एलाइजा देखेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव, सैंडविच एलाइजा के बारे में देखेंगे. इसी के अलावा रिया टेक्निक के बारे में और एलिस्पोर्ट के बारे में देखेंगे. देन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखेंगे, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखेंगे, NMR के बारे में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे. देन पेप्टाइड एंजाइमेटिक डाइजेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज के बारे में देखेंगे. देन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, देन फ्लो साइटोमेट्री, देन ब्लोटिंग एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसमें हम लोग माइक्रो एरे के बारे में, रेस टेक्निक क्या होती है, S1 न्यूक्लियस क्या होता है, प्राइमर एक्सटेंशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे. देन यीस्ट 2 हाइब्रिड के बारे में देखेंगे, मार्कर्स के बारे में देखेंगे. देन माइक्रोस्कोपी जो है ये कल के लेक्चर में देखेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा. सेकंड पार्ट में हम लोग माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में और रेडियो लेबलिंग के बारे में, ये हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे. तो यानी ऑलमोस्ट हम लोग हर एक टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा. मेथड्स इन बायोलॉजी का इन 2 लेक्चर्स में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे. सो अगर किसी ने मेथड्स इन बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा सो आई विल रिकमेंड यू कि ये लेक्चर्स को देखना, PPT में जो है उसको रिवाइज करना और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. तो इसी के साथ आप इतना हो जाएगा आपका कंटेंट प्रिपेयर कि एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन मेथड्स इन बायोलॉजी के अटेम्प्ट कर पाओगे.
सो जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है, सो कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके जाना सही है। तो एटलीस्ट ये लेक्चर्स देख के जाना, और जो ये पीडीएफ है ये करके जाइएगा। पीडीएफ आपको जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी और टेलीग्राम पे भी। सो जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करना। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम जीन क्लोनिंग हम क्यों करते हैं? हम लोग पीसीआर से भी तो डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। पीसीआर क्या होता है? अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में क्या करते हो आप? डीएनए की कॉपीज बनाते हो। एक डीएनए से उसकी 2 कॉपी बनेंगी, फिर उस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पीसीआर से भी तो लैब में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। और इसी के साथ पीसीआर जो है टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, कम टाइम लेता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो हम लोग पीसीआर को ही यूज क्यों नहीं करते? जीन की क्लोनिंग, डीएनए की कॉपी के लिए जीन क्लोनिंग को क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो अपना पीसीआर है इसकी कुछ लिमिटेशन है कि केवल 5 KB तक के डीएनए को ही एम्पलीफाई कर सकता है। यानी कि 3 to 5 KB का जो डीएनए होता है उसी की कॉपियाँ ये बना सकता है, उससे ज़्यादा लंबे डीएनए की नहीं बना सकता। जबकि जीन क्लोनिंग में आप लार्ज जीन की कॉपियाँ बना सकते हो। पीसीआर में आपको जीन के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आप कह सकते हो कि आपको प्रायर सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको जो आपका जीन है, जीन के सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए। तो टर्मिनल सीक्वेंस मोस्ट नोन, आपको टर्मिनल जो सीक्वेंस है, जैसे आपका डीएनए है तो ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो टर्मिनल सीक्वेंस जैसे ATGC GTA, तो ये टर्मिनल सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्राइमर डिजाइन कर सको। लेकिन जीन क्लोनिंग में कोई प्राइमर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में भी आप क्या करते हो? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो। जीन क्लोनिंग आपका 7 से 8 दिन ले लेता है, हफ्ते ले लेता है, जबकि पीसीआर जो होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन क्यों हम लोग, किस कंडीशन में हम लोग जीन क्लोनिंग प्रेफर करते हैं? तो ये कंडीशन है कि जब आपका डीएनए 5 KB से ज़्यादा का होगा तब हम जीन क्लोनिंग करेंगे, और जब हमें जीन की प्रायर इन्फॉर्मेशन नोन नहीं होगी तो हम लोग जीन क्लोनिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में सिक्वेंस की इन्फॉर्मेशन पता है तो हम प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं, और 5 KB से कम का अगर मेरे पास में डीएनए तो मैं पीसीआर कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है तो हम लोग जीन क्लोनिंग प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जीन क्लोनिंग के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीन क्लोनिंग के लिए आपके पास जीन होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, लाइगेज होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होनी चाहिए। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर आपके ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल जैसे कि आपका कार होता है, गाड़ी होता है, तो इसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वैसे ही वेक्टर जो होता है उसे अटैच होकर आपका जीन जो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी होस्ट में। वेक्टर जो होता है स्मॉल साइज का होना चाहिए। वेक्टर के पास सिलेक्शन मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्शन मार्कर 2 तरीके का हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और लैगजेट दैट इज एंजाइमेटिक बेस्ड, जिसमें हम लोग लैगजेट स्क्रीनिंग के बारे में देखते हैं। हाई कॉपी नंबर होना चाहिए क्योंकि स्मॉल साइज है तो कॉपियां ज्यादा होंगी। इसके अलावा ओराई साइट होना चाहिए। ओराई साइट क्या होती है? जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वेक्टर के एग्जाम्पल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, लेमडा, M13 और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सपोज ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर डीएनए है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है सीजर के जैसा काम करते हैं, ये एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी। इसके बाद में फिर जो जीन है यहाँ जाके इंसर्ट होगा, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लाइगेट किया जाएगा। अब इसको कहेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट देके होस्ट के अंदर, या हीट शॉक देंगे, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट देंगे, ताकि ये जो है ये अपना रिकॉम्बिनेंट इस होस्ट के अंदर, और आप कह सकते हो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ बताई गई कि जब आप वेक्टर को कट करते हो तो कट करने के बाद में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है 2 तरीके के एंड प्रोड्यूस कर सकती है। ये आपका वेक्टर है। वेक्टर को जब आप कट करोगे इस सीजर की हेल्प से तो 2 तरीके के एंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस तरीके से एंड प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। इसके अलावा ब्लंट एंड इस तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ब्लंट एंड का मतलब क्या है? ब्लंट एंड का मतलब है कंप्लीट पेयर्ड, यानी कि इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
तो यहाँ पर ATGC, तो यहाँ पर एक कंप्लीट पेयरिंग है, लेकिन जब कंप्लीट पेयरिंग नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी एंड। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है इसको 1963 में डिस्कवर किया गया था, हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया था और इसके बाद इसका नाम रख दिया था हिंद सेकंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होती है स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी, एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर ये कट लगाती है, सीजर के जैसा ये काम करती है। मोस्टली ये प्रोकैरियोट में पाई जाती है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में भी देखी गई है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम करती है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अगर कट लगाना है तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होगी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे कि आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे GC, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एग्जाम्पल से बता देती हूँ मैं, जैसे हिमालय है या मैडम, मैडम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैडम है तो मैडम को आप इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, है ना। तो एक ही हाँ आपको MADAM, वैसे ही जैसे आपका GC, CG, GC, ये आपको ये सीक्वेंस दे दिया गया और पूछा गया क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो आप देखिए C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? G होगा, G का C होगा, C का G होगा, G का C होगा, C का G होगा, G का C होगा। तो जब आप इसको इधर से इधर रीड करते हो तो भी आपको रीड करने मिल रहा है GC, और अगर आपको इसको 3' to 5' रीड करना है, जो आपने बनाया है पेयर GC, यानी सिमिलर है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करती है। इसके अलावा यहाँ पर ये ब्लंट और स्टिकी एंड दोनों प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ATTG3' क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के देखिए। T का कॉम्प्लीमेंट्री होगा A का होगा, T का होगा, G का होगा, C का होगा, T का होगा, इसका होगा, इसका होगा, T। तो आप इसको इधर से रीड करो तो ATTCGAAT, इसको इधर से रीड करोगे तो ATTCGAAT। तो बिल्कुल ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वो दो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी जो न्यूक्लिक एसिड पे कट करेगी, न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका DNA और RNA। ये क्या करती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करती है। आपको पता है कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तोड़ती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके की होती है, एंडोन्यूक्लियस जो कि बीच में से कट करेगी, एक्सोन्यूक्लियस जो कि टर्मिनल से कट करेगी, किनारे पे से कट करेगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उनके नाम है ALU1, PUV2, HAE3, SMA1, EQR5, ASE1। इनसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी है? EQR1, XHO1, WAMH1 एंड हिंद थर्ड। सो यहाँ पर जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है वो तीन तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये 3 टाइप्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। जो टाइप 1 होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि ये नॉन स्पेसिफिकली अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 1000 बेस पेयर फ्रॉम इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ कट करेगी? उस डिस्टेंस पे दैट इज ग्रेटर देन 1000 बेस पेयर फ्रॉम इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जहां रिकॉग्नाइज करेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उससे 1000 बेस पेयर ग्रेटर डिस्टेंस पे कट करेगी एंड कंटेन बोथ रेस्ट्रिक्शन मेथाइलेशन एक्टिविटीज। टाइप 2 क्या होती है? टाइप 2 कट एट और नियर अ शॉर्ट एंड ऑफन पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टाइप 2 कहाँ कट करेगी? जहां पे रिकॉग्नाइज करेगी वहीं पे कट करेगी, जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा वहीं पे कट करेगी। इसके अलावा इसके पास मिथाइलेज प्रॉपर्टी भी होगी। इसके अलावा ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड दोनों ही प्रोड्यूस करेगी। एंड देन आता है आपका जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं। इनमें से टाइप 2 जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देन है टाइप 3। टाइप 3 जो होती है आपकी जो जहां पर रिकॉग्निशन होगा, रिकॉग्निशन के 24 से 26 बेस पर डाउनस्ट्रीम में कट लगाएगी। इसके अलावा ATP की रिक्वायरमेंट होगी और रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेज एक्टिविटी इसके पास में होगी। देन यहाँ पर एक एंजाइम आता है एल्कली फॉस्फेट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का ये आंसर है prevention from self ligation of vector। लेट सपोज ये आपका इस तरीके से वेक्टर है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, कट करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हुआ, इसके 5 प्राइम पे ये फॉस्फेट है, 3 प्राइम पे OH होता है, ये आपको पता है। तो ये वापस से ये लाइगेट कर जाएगा, वापस से जुड़ जाएगा, लाइगेज एंजाइम पड़ी होंगी सैंपल में, जुड़ जाएगा। तो आप ये वेक्टर सेल्फ लाइगेट ना करे, खुद से ही ना जुड़े वापस से, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो हम एल्कली फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करेंगे। एल्कली फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगी, ये 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट है इसी को रिमूव कर देगी। फॉस्फेटेज का क्या काम होता है? फॉस्फेट को रिमूव करना। अब फॉस्फेट रिमूव हो गया तो आपका क्या नहीं हो पाएगा, आपका वेक्टर सेल्फ लाइगेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉस्फेट ही नहीं है। ठीक है, तो एल्कली फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करके आप सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर इसको प्रिवेंट कर सकते हो। देन यहाँ पर पूरी टेक्निक बताई गई है कि किस तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका डीएनए है, डीएनए में आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, कट करने के बाद आपके पास ये आपका जो जीन आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। दूसरी तरफ आपने वेक्टर लिया, वेक्टर लेने के बाद आपने यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करेगी, तो उसने वेक्टर को बीच में से कट कर दिया। उसके बाद आपने लाइगेज एंजाइम को मिक्स किया, जैसे ही मिक्स किया जीन और वेक्टर के साथ में, जैसे ही मिक्स किया तो 3 कंडीशन आपको देखने को मिली कि एक कंडीशन में तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट ही हो गया, जिसको बोला है रीसर्कुलराइजेशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो वेक्टर है उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो जाए, जिसको बोलते हैं करेक्ट लाइगेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। या फिर ये उल्टा जाके रिकॉम्बिनेंट हो जाए, आपका उल्टा जाके लाइगेट हो जाए आपका जीन, दैट इज कॉल्ड इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। तो ये कंडीशन आपको लैब में देखने को मिल सकती है। अब वेक्टर जो सेल्फ लाइगेट कर रहा है, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एल्केलाइन फॉस्फेटेज को यूज कर सकते हो। फॉस्फेटेज का मतलब क्या है, ये फॉस्फेट हटाएगी, यानी डीफॉस्फोराइलेशन करेगी, यानी फॉस्फेट को हटाएगी। कहां से? 5 प्राइम फॉस्फेट से। यूज 2 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दैट दे प्रोड्यूस एंड दैट आर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। वेक्टर के सेल्फ लाइगेशन के लिए आप 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रोड्यूस यूज कर सकते हो। जब 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होंगी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ए और टी, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड नहीं बनेंगे तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट नहीं होगा। अब ओरिएंटेशन कैसे चेक करते हो कि करेक्ट ओरिएंटेशन है या इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है? तो ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए आप एक वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर यूज करते हो, एक जीन स्पेसिफिक प्राइमर यूज करते हो। और याद रखिएगा आप सब, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया। जो 3 यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करोगे जो कि नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। इसके अलावा ओरिएंटेशन कैसे चेक करोगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 to 4 क्वेश्चन जो है इस स्लाइड से आए हुए हैं, लेकिन उनको घुमा के पूछा गया है। अगर आप कंसेप्ट को सीख जाओगे और क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन बताई गई है कि किस कंडीशन में आपका वेक्टर सेल्फ लाइगेट, सेल्फ लाइगेशन का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वेक्टर को कट कर दिया और वापस से जुड़ गया, ये दैट इज कॉल्ड सेल्फ लाइगेशन। और वेक्टर कांट सेल्फ लाइगेट का मतलब क्या है कि जब वेक्टर सेल्फ लाइगेट ना करे, ऐसे कैसा पड़ा रहे। अब ऐसे कैसा अगर वेक्टर है तो आप यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो ना, ये वेक्टर है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। लेकिन अगर वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गया तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट नहीं हो सकता। तो किस कंडीशन में वेक्टर सेल्फ लाइगेट करेगा? पहली कंडीशन देखिए आप, ये ब्लंट एंड है। क्या है? ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब है कंप्लीट पेयरिंग। इस तरीके से देखिए, मान लो ये ए टी से पेयर है, जी सी से, मतलब कंप्लीट पेयरिंग काइंड ऑफ, ये समझाना चाह रही हूँ मैं। कंप्लीट तरीके से पेयर्ड है, जैसे इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ ए है, तो यहाँ टी है, यहाँ जी है, सी है, टी है, ए है, कंप्लीट पेयरिंग है। अब क्या हुआ, आपने लाइगेज एंजाइम डाली। लाइगेज एंजाइम तो ग्लू के जैसा काम करती है, तो ग्लू डाला आपने तो चिपक गया, ये वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गया। तो अगर आपके ब्लंट एंड है और आपने लाइगेज एंजाइम डाल दी तो वो सेल्फ लाइगेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपका ये वेक्टर है, ठीक है, लेकिन अब की कंडीशन ये है कि अब की बार आपके क्या है, अब की बार आपके स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड है, ब्लंट नहीं है। स्टिकी आप देख सकते हो, ये पेयर्ड है, ठीक है, ए के साथ टी पेयर्ड है, यहाँ पर इतना इतना पेयर्ड है ए के साथ टी, बाकी पेयरिंग नहीं है।
ठीक है, बाकी पेयरिंग नहीं है, बाकी सारे इतने इतने पेयर हैं, लेकिन बाकी जो है ये वाला एरिया पेयर्ड नहीं है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो एरिया जो ब्लंट नहीं है, स्टिकी है, तो अब इस कंडीशन में एक गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पर जो आपका ये वाला था, ये मान लो ये यहाँ पर था GC, इसके ऊपर ये वाला स्ट्रैंड था ही नहीं, है ना, ये वाला तो था ही नहीं, और जो दूसरा ये वाला स्ट्रैंड ऊपर गया हुआ है, दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री था CG, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से स्टिकी एंड होने के बावजूद भी ये क्या हो गया, ये यहाँ पर पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया तो चिपक गया। तो यानी स्टिकी एंड अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो भी आपका वेक्टर सेल्फ लाइगेट कर सकता है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आप वेक्टर को दो अलग अलग एंजाइम से कट करिए, दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करिए। अब वेक्टर को जब आपने दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो एक ने तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, और एक ने प्रोड्यूस कर दिया स्टिकी एंड, ये ब्लंट एंड है, A के साथ T, ठीक है, कंप्लीट पेयरिंग है यहाँ तक तो, और एक ने ये स्टिकी यानी ओवरहैंग जो है ये प्रोड्यूस कर दिया, इसका कोई पेयर ही नहीं है। अब कैसे जुड़ेगा, इसका तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं जुड़ पाएगा। तो आपने दो अलग अलग एंजाइम यूज की, एक एंजाइम ने ब्लंट एंड बनाया, एक एंजाइम ने स्टिकी एंड बनाया, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं आपका वेक्टर। या तो फिर ऐसा हो जाए कि दोनों एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रही हैं, बेशक दोनों एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उनका जो टर्मिनल है, जो उनकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये अलग अलग हो, कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, तो भी आपका वेक्टर सेल्फ लाइगेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कब सेल्फ लाइगेट करेगा, देखो ये ब्लंट एंड है, यहाँ पर ब्लंट एंड यानी कंप्लीट पेयरिंग है, A के साथ T के साथ A, G के साथ C के साथ G, कंप्लीट पेयरिंग है, तो यहाँ लाइगेज डाल दोगे तो जुड़ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर मान लो स्टिकी एंड है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्टिकी एंड होने के बावजूद भी, यहाँ पर स्टिकी एंड होने के बावजूद भी कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ गए, तो लाइगेज एंजाइम ने आके जोड़ दिया। लेकिन अगर आपका एक ब्लंट एंड होगा, एक स्टिकी एंड होगा, तो नहीं जुड़ पाएंगे। या तो फिर आपकी स्टिकी एंड है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, देखो A के साथ T, लेकिन A के साथ G थोड़ी ना बाइंड हो सकता है, तो स्टिकी एंड है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट ये वाली चीज मैं समझा चुकी आपको किस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद देखिए, जब आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है, आपके पास में रिकॉम्बिनेंट है, आपने वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, जब वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, तो कंडीशन ये आ सकती है कि क्या पता ट्रांसफॉर्म ही ना हुआ हो, और क्या पता ट्रांसफॉर्म हुआ हो लेकिन एक के अंदर तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर हो गया और एक के अंदर सेल्फ लाइगेटेड जो है वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिलेक्शन करोगे ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के ऊपर। पहले तो ये आप देखो, जो आपका रिकॉम्बिनेंट इसके पास केवल एम्पिसिलिन है, और जो आपका वेक्टर इसके साथ टेट्रासाइक्लिन भी है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो थी ना वहां पर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपका ये वेक्टर है, वेक्टर के पास ये एम्पिसिलिन है, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये वाला वेक्टर इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं गया, और एक के अंदर क्या था, ये एम्पिसिलिन था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, कहां पर, जहां टेट्रासाइक्लिन था वहां पर उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया रिकॉम्बिनेंट, तो ये इसके अंदर चला गया। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो देखा कि मेरे को ये देखना है कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर गया है मेरा वेक्टर। तो इसके लिए मैंने देखा कि मेरे दोनों के दोनों जो बाकी की सेल्स हैं इसमें एम्पिसिलिन है, तो मैंने क्या किया, एम्पिसिलिन पे ग्रो किया। एम्पिसिलिन पे ग्रो किया तो ये वाली ग्रो कर जाएगी, ये वाली ग्रो कर जाएगी, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी इनके पास है। अब मैं क्या देखूंगी, अब मैं देखूंगी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में अगर मुझे देखना है तो मैं टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करूंगी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है इसको पता करने के लिए रेप्लिका प्लेटिंग भी की जाती है। रेप्लिका प्लेटिंग में क्या किया जाता है, रेप्लिका प्लेटिंग में जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट इसको कॉपी करके दूसरी जगह क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। आप दूसरी जगह क्या करोगे, पेस्ट। अब आपने पेस्ट कर दिया और टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करवाया, तो टेट्रासाइक्लिन पे कौन सा ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे यही वाला ग्रो कर पाएगा जिसके पास वेक्टर, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो मुझे पता चल गया कि ये वाली जो मेरे पास बैक्टीरिया है ये बच गया, यानी इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें तो वेक्टर ही सेल्फ लाइगेट हुआ है। तो ये वाली कॉलोनी का नंबर 2 था, तो मैंने ये नहीं उठाई, पहले वाली उठा ली क्योंकि उसके पास में रिकॉम्बिनेंट है। तो इस तरीके से रेप्लिका प्लेटिंग से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं ओवरव्यू आपको दे दिया है मैंने, इन डेप्थ में एक ही लेक्चर में बहुत सारी टेक्निक्स नहीं समझा सकती, ठीक है।
तो इसी के साथ आपका जो ये क्लोनिंग का चैप्टर है ये होता है फिनिश। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इस वाली स्लाइड से क्वेश्चंस आए हुए हैं 3 से 4 लगातार प्रीवियस ईयर में 2020, 21, 22 ये क्वेश्चन जो है इस स्लाइड से पूछा गया ऑलरेडी। इस वाली स्लाइड से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो जितना मैंने पढ़ा दिया इससे अब तक 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। जब मैं आपको करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। अप्रोक्स 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो हैं इस वाले पोर्शन से ही। लेकिन ये थ्योरी कब काम आएगी? जब आप क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है? इंजाइम बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इंजाइम बेस्ड सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपका ये वेक्टर है, वेक्टर में लेट सपोज ये लैक्जेड है। अगर आपने लैकोपेरोन पढ़ा होगा तो लैक्जेड किसके लिए इनकोड करता है? बीटा गैल के लिए, जो कि क्या कलर दे देगी? ब्लू कलर देने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर जैसे आपका ये लैक्जेड है, अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया तो लैक्जेड नहीं होगा। लैक्जेड नहीं होगा तो ब्लू कॉलोनीज नहीं मिलेंगे आपको, व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो कि आपका जो फॉरेन डीएनए दूसरी जगह इंसर्ट हो गया, लैक्जेड है तो भी आपको ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी। तीसरी क्या है कि कोई इंसर्ट ही नहीं हुआ तो भी आपको ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी। तो यहां पर ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है जिसमें आपने क्या किया है, ये जो आपका लैक्जेड है ये 2 अल्फा 2 ओमेगा टेट्रामर फॉर्म में होता है। लैक्जेड जीन, लैक्जेड जीन किस फॉर्म में होता है? टेट्रामर। इस तरीके से होगा, 2 अल्फा होंगी 2 ओमेगा होंगी तो टेट्रामर फॉर्म में होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर लेट सपोज आपका लैक्जेड जो है यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं। अब लैक्जेड की जीन ऐसे कैसा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ गया ही नहीं है तो ब्लू कॉलोनी दे देगा। लेकिन मान लो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चला गया, लैक्जेड डिस्टर्ब हो गया। लैक्जेड डिस्टर्ब हो गया, काम ही नहीं करेगा तो आपको व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। तो इसी का मतलब है ब्लू व्हाइट कॉलोनीज। ठीक है, अब यहां पर अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेक्निक जो है ये भी हम लोग देखते हैं ताकि हमें फॉल्स रिजल्ट ना मिले। फॉल्स रिजल्ट क्यों? क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया का जो खुद का क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में भी तो लैक्जेड जीन होता है, लैकोपेरोन उसमें भी चलता है। तो अगर यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया, ये वाला लैक्जेड भी तो आपको ब्लू कलर दे सकता है। इसलिए हम लोग अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेक्निक करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर का जीन ऑफ इंटरेस्ट है लेट सपोज उसके पास 2 अल्फा सब यूनिट छोड़ देंगे, दूसरे के पास 2 ओमेगा सब यूनिट छोड़ देंगे। इस तरीके से मतलब डिजाइन किया गया। आप देखो यहाँ पर तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ये 2 अल्फा है 2 ओमेगा है तो दोनों के दोनों सब यूनिट जब होंगे सही सलामत, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट गया नहीं है। ऐसा कैसा है आपका लैक्जेड? जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं तो इसका 2 अल्फा 2 ओमेगा दोनों मिले तो आपका 2 अल्फा 2 ओमेगा मिला, पूरा लैक्जेड जीन ने काम करना स्टार्ट किया, आपको ब्लू कॉलोनीज मिल गई। लेकिन मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो ये वाला अल्फा तो डिस्टर्ब हो गया, ये अकेला ओमेगा आपको कलर नहीं दे पाएगा तो व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। तो रॉन्ग रिजल्ट जो है उसके इंटरप्रिटेशन से बचाने के लिए अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन टेक्निक की गई है। लैक्जेड अल्फा अल्फा पेप्टाइड के लिए इनकोड करता है, लैक्जेड M15 ओमेगा पेप्टाइड के लिए इनकोड करता है। जब दोनों के दोनों मिलते हैं तो आपका बीटा गैल काम करता है और फिर ये ब्लू कॉलोनीज देता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर जो है कई तरीके के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कोस्मिड, बैक्टीरियोफाज P1 बैक, P1 बैक्टीरियोफाज डेराइव्ड AC, याक एंड ह्यूमन AC। जो आपका वेक्टर होता है प्लाज्मिड, ये सारे इनका होस्ट जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, मोस्टली का इकोलाई है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक का यीस्ट है और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का ह्यूमन सेल है। तो प्लाज्मिड की इंसर्ट कैपेसिटी याद रखिएगा केबी में है, किलो बेस में दिया गया है। तो प्लाज्मिड की 0.1 से 10 है। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। यहाँ पर क्या किया गया था, ऐसे मैच इन द फॉलोइंग दे दिए गए थे 1 2 3 4 और आपसे यहाँ पर इंसर्ट कैपेसिटी थी और आपको यहाँ पर मैच करना था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मिड की 0.1 to 10 होती है, बैक्टीरियोफाज की 10 to 20, कोस्मिड की 35 to 45 kb, बैक्टीरियोफाज की 80 to 100 kb, बाक की 50 to 300 kb,
P1 बैक्टीरियोफाज की 100 to 300 kb, YAC की 100 to 2000 kb, ह्यूमन AC की ग्रेटर देन 2000 kb। फिर यह कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम लोग एज ए सिलेक्टिव एजेंट या यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, जिसमें एम्पिसिलिन है, हाइग्रोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। एम्पिसिलिन क्या करती है? एम्पिसिलिन जो होती है ये आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, साथ के साथ में बीटा लैक्टमेज को इनएक्टिवेट करती है। बीटा लैक्टमेज क्या करती है? बीटा लैक्टम रिंग जो होते हैं एम्पिसिलिन की, उसको क्लीव करने का काम करती है। कैनामाइसिन क्या करती है? कैनामाइसिन जो आपका राइबोसोम होता है, आपको पता है राइबोसोम का एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, तो राइबोसोम की 30s सब यूनिट से बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नियोमाइसिन क्या करती है? नियोमाइसिन भी आपकी 30s सब यूनिट से बाइंड करती है और ये भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? ये भी आपकी 30s सब यूनिट से बाइंड करती है और ये भी क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। जो आपके प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड आपका वेक्टर है, तो प्लाज्मिड भी कई तरीके का होता है। एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एक होता है रेजिस्टेंट या आर प्लाज्मिड, एक होता है कोल प्लाज्मिड, एक होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, एक होता है वायरुलेंसी प्लाज्मिड। जो आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड होते हैं मेनली कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, जिसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रेजिस्टेंट या आर प्लाज्मिड क्या होता है? जो प्लाज्मिड है आपका जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होंगी, जैसे अभी मैंने बताया कि वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो ये प्रॉपर्टी जिसके पास में होंगी वो आपका आर प्लाज्मिड होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका RP4। देन आता है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड किसके लिए इनकोड करता है? कोलसीन के लिए इनकोड करता है। कोल प्लाज्मिड क्या करेगा? जो मेनली किल करेगा अदर बैक्टीरिया को। देन आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में टोल्यूइन एंड सैलिसिलिक एसिड जो होते हैं ये यूज होते हैं, जो कि मेनली आपके क्या काम करेंगे? जो कि आपका अलाउ द होस्ट बैक्टीरियम टू मेटाबोलाइज अनयूजुअल मोलिक्यूल। वायरुलेंसी प्लाज्मिड जो कि वायरुलेंस या पैथोजेनिसिटी रखते हैं, एग्जांपल के लिए TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस, जो कि आपका क्राउन गोल्ड डिसीज कॉज करता है प्लांट के केस में, डाइकोट प्लांट के केस में। देन यहाँ पर देखिए जो कोस्मिड होता है वो लैम्डा फाज और प्लाज्मिड जो है इनसे मिलके डिजाइन किया गया है लैब में, और फोस्मिड जो होता है एफ प्लाज्मिड लैम्डा कोस के कुछ प्रॉपर्टी को लेके डिजाइन किया गया है। देन यहाँ पर देखिए कई और तरीके के वेक्टर, जैसे वायरल वेक्टर के बारे में लैम्डा फाज, कोस्मिड, इन सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वायरल वेक्टर के बारे में, वायरस इन्फेक्ट सेल विद हाई एफिशिएंसी। वायरस जो होता है सेल्स को एक हाई एफिशिएंसी के साथ में इफेक्ट करता है। क्लोन जीन कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल एट अ हाई फ्रीक्वेंसी बाय सिंपल ट्रांसफ्यूजन। तो वायरल वेक्टर भी कई तरीके का होता है, लैम्डा फाज, M13 फाजमिड एंड कोस्मिड। देन यहाँ पर देखिए लैम्डा फाज जो होता है इसका होस्ट होता है इकोलाई, रेप्लिकेट होता है लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो आपका लैम्डा फाज होता है इसमें लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसके जो ओवरहैंग्स होते हैं वो 12 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। ये जो ओवरहैंग या कोहेसिव एंड होते हैं इन्हीं को हम लोग कोस साइट बोलते हैं। कोस्मिड में इन्हीं कोस साइट को यूज किया जाता है लैम्डा फाज की, और प्लाज्मिड को यूज किया जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है कोस्मिड। लैम्डा फाज की कोस साइट और प्लाज्मिड दोनों को मिला के नाम रख दिया कोस्मिड। नेक्स्ट देखिए फास्मिड। फास्मिड में बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। इसके बाद M13 जो होता है फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज होता है, जो कि रोड शेप लाइक होता है। ये इसका कैप्सिड प्रोटीन है वायरस का, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है। M13 वेक्टर जो होता है होस्ट में जो होता है, एक्चुअली M13 फास्ट जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन होस्ट के अंदर जब ये जाता है तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाता है, और जब होस्ट के सेल को बस्ट करता है तो वापस से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाता है। देन बात करते हैं ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। तो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होता है ये अप टू 1000 KB या 1 MB तक के DNA फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है। इसको शटल वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों में पाया जाता है। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, यीस्ट आपका यूकैरियोट है, तो ये दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट में जैसे ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है रेप्लिकेशन के लिए, वो भी इसके पास होता है। प्रोकैरियोट में ओराई साइट होती है, वो भी इसके पास में होती है। इसके पास सेंट्रोमियर 4 भी होता है क्रोमोसोमल सेपरेशन के लिए। टेलोमेरिक सीक्वेंस भी होता है स्टेबिलिटी के लिए। इसके पास कुछ सिलेक्शन मार्कर होते हैं, सप्रेसर 4, ट्रिप्टोफेन 1, URA3, ये सब इसके पास में होता है इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के पास में। ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का जब आप यूज करते हो तो आप यहाँ रेड व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ते हो।
रेड व्हाइट स्क्रीनिंग क्या होता है, जो आपका SUP4 सप्रेसर 4 जो आपका सिलेक्शन मार्कर होता है, ये क्या करता है सप्रेसर 4, ये सिलेक्शन मार्कर आपका रेड कलर को सप्रेस करता है। यानी जब तक ये सप्रेसर 4 है आपका रेड कलर नहीं आएगा, व्हाइट कॉलोनीज आएंगे। अभी तक कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंसर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मान लो यहाँ सप्रेसर 4 नहीं, सप्रेसर 4 की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, तो सप्रेसर 4 डिसरप्ट हो गया। सप्रेसर 4 डिसरप्ट हो गया यानी काम ही नहीं कर रहा, तो अब रेड कॉलोनी को सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, तब आपका रेड कॉलोनी मिलेंगी। तो इसी को कहा जाता है रेड व्हाइट स्क्रीनिंग। फिर आता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये 300 केबी तक के डीएनए को क्लोन कर सकता है। रैप ई रेप्लिकेशन ओरिजिन या रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन को यूज किया जाता है। इसके पास कुछ पार्टीशनिंग प्रोटीन ए और बी भी होते हैं, जो कि मेनली जो आपका डीएनए होता है डॉटर सेल में कैसे पार्टीशन किया जाता है, कितना जाएगा, इसके लिए यूज होता है। इसके पास कुछ सिलेक्शन मार्कर होते हैं, लेगजेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड सेक बी प्रमोटर कौन सा होगा, T7SP6 प्रमोटर इसके पास में होंगे। इसी के साथ आपका वेक्टर कंप्लीट। देन आता है टूल्स ऑफ RDT। इनमें से याद रखिएगा आपका जो ये सप्रेसर 4 है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। M13 सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और होस्ट में डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। वेक्टर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन है। तो जितनी भी यहाँ पर स्लाइड्स मैंने ऐड कर रखे सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी नहीं कि आप स्किप करके चले जाओ। देन नेक्स्ट आता है आपका टूल्स ऑफ RDT। तो कुछ यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं DNA पोल 1। जो आपके DNA पोल 1 एंजाइम होती है, इसके पास में 3 प्रॉपर्टी होती है, 5' to 3' पोलमराइजेशन एक्टिविटी जो कि नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी जिसको आप प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हो कि गलती हो गई अगर कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने में, तो उसको ये क्या करेगी, बैक ट्रैक करके हटा के नया न्यूक्लियोटाइड, सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगी। इसके अलावा 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसके पास में होती है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं उनको भी तोड़ती हुई नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगी। इसलिए प्रोब ऐड करने के लिए, रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ट्रांसलेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर आप इसकी इस वाली प्रॉपर्टी को 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी को हटा दोगे, तब इसको क्या कह देंगे हम लोग, DNA पोल 1 को ही क्लेनाउ फ्रेगमेंट बोल देंगे। ठीक है, यही आपका क्लेनाउ फ्रेगमेंट। देन आपकी कुछ एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स है, इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है। पूरी जो स्लाइड है इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, कंप्लीट स्लाइड से ही। तो यहाँ पर कुछ एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से हम 3 के बारे में बात करते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके 5' एंड से क्या करती है, फॉस्फेट को हटाती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या यूज होता है इसका, वेक्टर के रीलाइगेशन या सेल्फ लाइगेशन से प्रिवेंशन के लिए। देन आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज, काइनेज जिसको आप बोलोगे T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज, क्या बोलोगे T4 PNK, PNK यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, T4 PNK क्या करती है, काइनेज है तो फॉस्फेट को ऐड करेगी, तो ये रिवर्स काम करती है एल्कलाइन फॉस्फेटेज के। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या कर रही थी, 5' से फॉस्फेट हटा रही थी, ये क्या करेगी, 5' पे फॉस्फेट लगाएगी। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज क्या करती है, 5' पे फॉस्फेट लगाती है और अगर गलती से 3' पे OH की जगह फॉस्फेट लगा हुआ है उसको भी हटा देगी।
इसके अलावा आपकी जो T4PN के होती है, ये देखिए यहाँ पॉइंट, T4PN यानी T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ गामा फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू 5 प्राइम। कि जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज होते हैं क्या करती है, फोस्फेट ऐड करती है। कहाँ से लेती है फोस्फेट को, एटीपी से। एटीपी में ट्राई फॉस्फेट होता है, अल्फा बीटा गामा, 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी में। तो एटीपी के गामा फॉस्फेट को यूज करेगी और 5 प्राइम पे ऐड करेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज याद रखिएगा, डीएनए पोलिमरेज जो है, जो फॉस्फेट ऐड करेंगी वो आपका अल्फा फॉस्फेट ऐड करेगी, और जो आपका T4PN के होगा, जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज होगा, ये आपका गामा फॉस्फेट को ऐड करेगी। किसको, गामा फॉस्फेट को। जो आपकी एटीपी है, एटीपी यानी ट्राई फॉस्फेट है, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इस तरीके से 3 फॉस्फेट यानी अल्फा बीटा गामा। तो इसी एटीपी के इस ट्राई फॉस्फेट से ही आपके डीएनए पोल फॉस्फेट को उठाती है, लेकिन वो अल्फा फॉस्फेट को उठा के ऐड करेगी। जो T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज है वो गामा फॉस्फेट को ऐड करेगी। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। T4PNK के कुछ इनहिबिटर्स है, अमोनियम आयन इनहिबिटर है, KCl, NaCl और लो फॉस्फेट बफर। ये सब क्या है, दीज आर द इनहिबिटर ऑफ T4 polynucleotidal kinase and question were already asked from this inhibitors, these inhibitors. So terminal transferase क्या होते हैं, terminal transferase add on one or more nucleotide on 3 prime end। तो terminal transferase टर्मिनल पे कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगी। कौन से टर्मिनल पे, 3 प्राइम एंड पे किसको ऐड करेगी, न्यूक्लियोटाइड्स को, ATGC को। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इंजाइम्स में आप न्यूक्लियस इंजाइम पता है आपको, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के बारे में पढ़ चुके हो, मॉडिफाइंग इंजाइम के बारे में पढ़ चुके हो, लाइगेज लाइगेशन का काम करती है, वेक्टर आप देख चुके हो। इसके बाद यहाँ देखिए मंग बिन न्यूक्लियस क्या होती है। मंग बिन न्यूक्लियस सिंगल स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल एंड पे ही ऐड करेगी। आरएनए से क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को 3 प्राइम एंड से डाइजेस्ट करेगी, और आरएनए एच यानी हाइब्रिड, तो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को डाइजेस्ट करेगी। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस एंजाइम है उनको और डिटेल में बताया गया कि न्यूक्लियस यानी जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करे, 2 तरीके की होती है, एंडो और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल यहाँ है बाल 31, बाल 31 और एक्सोन्यूक्लियस 3। बाल 31 क्या करती है, एक्सो यानी टर्मिनल से कट करेगी, राइट, टर्मिनल से कट करेगी। तो डबल स्ट्रैंडेड जो आपका डीएनए आप देख सकते हो इसमें टर्मिनल से कट मार रही है न्यूक्लियोटाइड्स पे। जो एक्सोन्यूक्लियट 2 होती है, देखो एक्सोन्यूक्लियस 3 क्या कर रही है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम 3 प्राइम एंड। कि एक्सोन्यूक्लियस 3 भी टर्मिनल से हटाती है न्यूक्लियोटाइड को, लेकिन 3 प्राइम टर्मिनल से ही न्यूक्लियोटाइड को हटाएगी, 5 प्राइम से नहीं हटाएगी। एंडोन्यूक्लियस में एग्जाम्पल है S1 न्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस देखिए आप क्या कर रही है, S1 न्यूक्लियस जो है ये क्या कर रही है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम करेगी। कहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या है, S1 है क्या, ये एंडोन्यूक्लियस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम कर रही है और बीच में कट लगा रही है, बीच में, एंडो यानी बिटवीन। देन आपका आता है आपका डीएनएज 1। डीएनएज 1 क्या है, डीएनएज 1 को काउ पेनक्रिया से प्रिपेयर किया जाता है। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही कट कर रही है, और क्या कर रही है यहाँ पर, ये सिंगल स्ट्रैंड को भी कट कर रही है, इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी कट कर रही है। किसको, सिंगल स्ट्रैंड को भी, डबल स्ट्रैंड को भी। S1 एंडोन्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंड को भी कर रही है और डबल स्ट्रैंड को भी कट कर रही है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड को भी कट कर रही है और डबल स्ट्रैंड को भी कट कर रही है, ठीक। तो यहां पर ये इसके एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं। देन बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस में यानी इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाएगा। इसमें बात करेंगे हम लोग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज करोगे आप, एगरोस जेल को यूज करोगे। किस लिए यूज करोगे, डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए। सेपरेशन किस बेस पे, साइज के बेस पे सेपरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए आप, यहां पर ये कैथोड है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे परफॉर्म होती है, कैथोड है, इधर की तरफ आपका एनोड होगा, पॉजिटिव एंड है ये आपका। ये आपका यहाँ पर सैंपल हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पर,
सैंपल क्या है आपका डीएनए, इसके अलावा ब्रोमोफिनोल ब्लू डाई या जिसको लोडिंग डाई बोलोगे आप वो ऐड करोगे, ग्लिसरॉल ऐड करोगे विस्कोसिटी के लिए और प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन के लिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद में यहाँ पर क्या है, इस पूरे में आपने एग्रोस जेल डाला है। एग्रोस जेल में क्या क्या डाला आपने, ईडीटीए, ठीक है, क्या क्या डाला है, ईडीटीए आपने डाला है। इसके अलावा आपने और क्या डाला है, ईडीटीए के अलावा, ईडीटीए होता है आपका इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड। इसके अलावा आपने डाला है बफर, टीआई टीबीई बफर डाला है और एग्रोस पाउडर डाला है इसमें पूरे में। और फिर आपने यहाँ पर जो आपका सैंपल है ना, यहाँ पर डीएनए मूव करेगा, जो स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट होगा जल्दी आएगा, लार्जर साइज का धीरे धीरे मूव करेगा। बफर आप टीएई टीबीई बफर डालते हो, टीएई क्या होता है, ट्रेस बेस ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है और ईडीटी होता है, डीएनए के लार्ज फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है। टीबीई फ्रेगमेंट जो होता है ये ट्रेस बेस बोरिक एसिड होता है, एडीटी होता है, ये डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है। ईडीटी क्या है, ईडीटी आपका इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड होता है, ये आपका, इसको कोफैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर। अब आपको पता है ईडीटी क्या है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड है आपका, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट आप देखिए ईटीबीआर के बारे में। ईटीबीआर क्या काम करता है, आपको पता है कि आपको जो एंजाइम्स होते हैं, कोई भी एंजाइम उसको कोफैक्टर चाहिए, एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम, जिंक, ये कोफैक्टर्स है। तो आपकी यहाँ पर जैसे डीएनएज एंजाइम है, लेट्स सपोज, सो डीएनएज एंजाइम के पास एक कोफैक्टर है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ईटीबीआर, ईटीबीआर क्या काम करता है, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है ये इस कोफैक्टर को रिमूव करने का काम करता है। इस एंजाइम से मैग्नीशियम को हटा दिया, मैग्नीशियम जैसे हटा ये एंजाइम काम नहीं करेगा, तो एंजाइम को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो एटीबीआर एडीटी दोनों अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्रोजेल का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास कम है, देखिए कम कॉन्सेंट्रेशन है तो पोर साइज बड़ा होगा, पोर साइज बड़ा होगा तो लार्ज फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे। अगर आपका एग्रोजेल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो पोर साइज छोटा होगा और स्मॉलर फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ईटीबीआर इथिडियम ब्रोमाइड क्या काम करता है, इथिडियम ब्रोमाइड आपका इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसा कैसे काम करेगा इथिडियम ब्रोमाइड, ओके यहाँ ईडीटी लिख लीजिएगा, ये ईटीबीआर लिख दिया मैंने, यहाँ ईडीटी होगा ये। ईडीटी क्या कर रहा है, ये एंजाइम को डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएनए एंजाइम को, ताकि जो डीएनए है उसको ये डिग्रेड ना करे। ईटीबीआर क्या करता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये आपका डीएनए है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ जाके इंटरकैलेट हो जाएगा। इंटरकैलेट जैसे होगा यूवी लाइट के अंदर, जैसे आप इसको देखोगे तो आपको शाइन दिखेगा, फ्लोरोसेंस दिखेगा, तो आप उसको पता कर पाओगे कि कहाँ का आपका डीएनए का बैंड है। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट के जैसे ये काम करेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ सेपरेशन दिखाया गया है कि इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन होता है वो साइज के बेस पे सेपरेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज रिलैक्स्ड और निक्ड माइग्रेट मोर स्लोली देन अ लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल मास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 लेन है ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप देखिए ए वाले में क्या है, ए वाले में आपका रिलैक्स्ड और निक्ड सर्कुलर डीएनए है। बी वाले में आप देखिए क्या है, बी वाले में आपका लीनियर डीएनए है। डी वाले में फिर देखिए आपका लेटरल टोपोआइसोमेरेज है। और फिर सी वाले में आप देखिए यहाँ पर हाईली सुपरकोइल्ड है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका होता है, सुपरकोइल्ड डीएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, सुपरकोइल्ड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर विच इन्फ्लुएंस देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। So to eliminate the variable, RNA can be treated with reagents such as glyoxyl that react with RNA to prevent the formation of base pair. Glyoxylate RNA are unable to form secondary and tertiary structure, hence migrate with a mobility that is approximately proportional to their molecular weight. तो ये कहा गया कि RNA आपका जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कई बार वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके क्या करते हैं, उस मोबिलिटी को, मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए हम लोग ग्लाइओक्सिल को डालते हैं। ग्लाइओक्सिल क्या करता है, ग्लाइओक्सिल जो होता है वो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बने देता, आरएनए को लीनियर फॉर्म में ही रखता है, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बने देगा, तो आरएनए की मोबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, 2 अल्टरनेटिव है इसके, पॉलीएक्रिलामाइड एंड एग्रोस। पॉलीएक्रिलामाइड हैज हाई रिजोल्विंग कैपेबिलिटी बट कैन सेपरेट डीएनए ओवर अ नैरो साइज रेंज। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी क्या है, हाई रिजोल्विंग कैपेबिलिटी। क्या होती है इसकी, हाई रिजोल्विंग कैपेबिलिटी होती है। पॉलीएक्रिलामाइड कैन रिजोल्व डीएनए दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ लिटिल सिंगल बेस पेयर। ये जो पेज टेक्निक होती है
पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, इसमें आप उन डीएनए को भी रिजोल्व कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, जिन डीएनए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर का एटीजीसी केवल इतना भी फर्क है ना, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो। सो एग्रोस और पेज में डिफरेंस ये होता है कि एग्रोस की रिजोल्विंग पावर कम होती है और पॉलीएक्रिलामाइड की रिजोल्विंग पावर ज्यादा होती है। सो आप इसमें आप एक लॉन्ग डीएनए को भी आप इसमें पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग डीएनए को भी आप सेपरेट कर सकते हो, इवन एक क्रोमोसोम को भी आप इसमें सेपरेट कर सकते हो, इवन क्रोमोसोमल सेपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, देन बात करते हैं एसडीएस के बारे में। अच्छा, इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रिजोल्विंग कैपेबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा लंबे लॉन्ग डीएनए को कौन रिजोल्व कर सकते हैं, तो पेज कर सकती है। देन आता है एसडीएस। एसडीएस यानी सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एसडीएस जो होता है, आप इसमें देखो, एसडीएस आपका क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड आपको पता है कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड ये सब आ जाते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनके लिए आप बीटा मर्केप्टोइथेनॉल जो है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको यूज करते हो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप नॉन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हो, जैसे एसडीएस। ठीक है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट। कोवेलेंट में हमने एग्जांपल पढ़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट में पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वैन डायपोल डायपोल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए बीटा मर्केप्टोइथेनॉल। और जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए आप नॉन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए एसडीएस और यूरिया। ठीक है, सो एसडीएस क्या है, एसडीएस आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे प्रोटीन है, मान लो यहाँ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक कोई बॉन्ड है, तो एसडीएस आपने यूज किया तो वो क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इसको लीनियर फॉर्म में ले आएगा। लीनियर फॉर्म में लाने के बाद में यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा देगा। बीटा मर्केप्टोइथेनॉल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अमोनियम परसल्फेट क्या होता है, अमोनियम परसल्फेट जो होता है फ्री रेडिकल जो होते हैं सल्फेट के, वो प्रोवाइड करवाता है। टिमेड क्या होता है, टिमेड एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ये फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। एसडीएस में अगर आप देखोगे तो एसडीएस में यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका रनिंग बफर फील्ड होता है चारों तरफ। रनिंग बफर जो होता है ये ग्लाइसिन, एसडीएस और डिस्टिल वाटर से मिलकर बना होता है, जिसका पीआई होगा 5.97। ग्लाइसिन अमीनो एसिड यहाँ होता है। सैंपल जो होता है, सैंपल में आपका प्रोटीन होगा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, पीएच 6.8, एसडीएस होगा और वाटर होगा। यहाँ पर दो तरीके का आप जेल यूज करोगे, स्टैकिंग जेल और रिजोल्विंग जेल। स्टैकिंग जेल किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो भी आपके पास में सैंपल है वो एक जगह आके स्टैक हो जाए। रिजोल्विंग जेल क्या करेगा, रिजोल्विंग जेल फिर उनको सेपरेट करने का काम करेगा अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैकिंग जेल में आपका एक्रिलामाइड जेल होता है, लेस कंसंट्रेशन होती है, पीएच 6.8 होता है, एसडीएस होता है, एपीएस होता है और टिमेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, रिजोल्विंग जेल में आपका एक्रिलामाइड जेल ज्यादा कंसंट्रेशन का होगा, पीएच 8.8 होगी, एसडीएस होगा, एपीएस होगा और टिमेड होगा। ठीक, फिर जब आप इसको यहाँ पर मूव करवाओगे तो आपको पता है कि आपने क्या यूज किया है, आपने यहाँ पर जो बफर है, बफर में आपने ग्लाइसिन यूज किया 5.97 का। ठीक है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका जैसे ही ग्लाइसिन आपका इधर आता है स्टैकिंग जेल वाले रीजन में, इसकी पीएच 6.8 है। क्या है, पीएच 6.8। अब पीआई कितनी है, पीएच 6.8 और पीआई आपकी 5.97 है, तो मतलब 6 मान लो, तो स्लाइटली नेगेटिव आपका जाएगा, आपका क्या, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव होगा। क्लोराइड तो आपका नेगेटिव ही होता है, तो क्लोराइड मोर नेगेटिव होगा। तो क्लोराइड मोर नेगेटिव है तो क्लोराइड बीच में आएगा, और ग्लाइसिन कम नेगेटिव है तो ग्लाइसिन पीछे रहेगा नेगेटिविटी के हिसाब से, और बीच में आपका रहेगा कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन को ये इस तरीके से स्टैक कर लेता है, पीछे ग्लाइसिन आगे क्लोराइड, बीच में प्रोटीन स्टैक कर लेता है। स्टैक करके यहाँ पर ले आएगा प्रोटीन को। फिर क्या होता है, फिर जब ये रिजोल्विंग जेल में आता है तो रिजोल्विंग जेल की पीएच होती है 8.8, पीएच क्या होती है 8.8, तो ग्लाइसिन की पीआई कितनी होती है 5.9 और 8.8, तो इस पे मोर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्लोराइड की जस्ट बाद आएगा ग्लाइसिन और प्रोटीन अलग अलग हो जाएगा, और प्रोटीन साइज के बेसिस पे यहाँ सेपरेट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस मैंने लिख भी रखा है कि स्टैकिंग जेल में सबसे आगे क्लोराइड होगा, पीछे ग्लाइसिन होगा, बीच में प्रोटीन। डिसोल्विंग जेल में पहले क्लोराइड, फिर ग्लाइसिन, फिर प्रोटीन।
फिर आता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होता है, सेपरेशन चार्ज के बेसिस पे होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में सेपरेशन किस बेस पे होता है, चार्ज के बेस पे। चार्ज के बेस पे कैसे, पीएच और पीआई के बेस पे सेपरेशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपका पीआई ग्रेटर देन है पीएच से, अगर आपका पीआई बड़ा है पीएच से तो पॉजिटिव आएगा। मान लो कि आपकी पीआई जैसे 6 है, ठीक है, पीआई 6 है और पीएच 3 पीएच है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने प्रोटीन को यहां पर, जैसे इसकी पीआई 6 है यहां पर, तो जब आपका ये प्रोटीन इधर रखा हुआ होगा ना 3 पीएच पे, कम पीएच पे, ज्यादा पीआई का प्रोटीन जब कम पीएच पे रखा होगा तो ऑब्वियस बात है एच पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन 6 पीआई है और आपका प्रोटीन आपने रख दिया 8 पीएच पे, 8 पीएच पे अगर आपने रख दिया तो पीआई से ज्यादा पे है, ज्यादा पे तो नेगेटिव चार्ज रखेगा। लेकिन प्रोटीन इधर ही है जहां उसकी 6 पीएच पे, और 6 पीएच ही उसकी पीआई है, तो जब पीएच और पीआई एक ही होगी और वहां प्रोटीन होगा तो आपका 0 चार्ज होगा। देन एपीएस और टिमेड के बारे में। एपीएस क्या, अमोनियम परसल्फेट, टिमेड क्या, टेट्रामिथाइलिन मिथाइलिन डायमाइन। टिमेड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, टिमेड जो होता है कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा, जो एपीएस फ्री रेडिकल प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो एसडीएस होता है आपका, एसडीएस में जो आपका प्रोटीन है, एक नॉर्मल प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जिसपे मॉडिफिकेशन हो रखा है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना और प्रोटीन बनने के बाद आपने मॉडिफाई कर दिया, जैसे सेरिन लगा दिया, थ्रियोनिन लगा दिया, ग्लाइकोसिलेशन कर दिया, है ना। तो मॉडिफाई अगर करोगे तो वो धीरे धीरे मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप परफॉर्म करवाओगे, एज कंपेयर टू जो आपका लीनियर प्रोटीन है, ये मॉडिफाइड प्रोटीन है। तो मॉडिफाइड प्रोटीन स्लोली मूव करता है। नेक्स्ट, अगर आपके क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज किए गए हैं, एसडीएस रिड्यूसिंग जेल, इसका मतलब क्या है, एसडीएस है और रिड्यूसिंग जेल यानी बीटा मरकैप्टोइथेनॉल भी है। अगर लिखा गया है एसडीएस नॉन रिड्यूसिंग जेल, इसका मतलब है एसडीएस है लेकिन बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं है। अगर लिखा गया नेटिव पेज, इसका मतलब ना एसडीएस है ना बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल यूज किया है, तो वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड जो कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड उसको ब्रेक करेगा। तो ये आपका लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। लाइट चेन और हैवी चेन दोनों में ही सल्फाइड बॉन्ड है, ये आप देख सकते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यानी कि लाइट चेन और हैवी चेन पे अगर आपने यूज किया तो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, दोनों को ब्रेक कर दिया तो ये आपका सेपरेट होगा। तो आपको कितने बॉन्ड मिलेंगे, आपको 2 बैंड मिलेंगे। कितने, क्योंकि इसका भी साइज सेम है, इसका भी साइज सेम है, तो एक बैंड तो इसका और एक बैंड आपको मिलेगा इसका, तो आपको 2 बैंड मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई ब्रेक नहीं किया तो एंटीबॉडी एक ही बैंड देगी, लेकिन आपने ये वाला भी ब्रेक कर दिया, ये वाला भी, और जे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ब्रेक किया, तो आपको कितने बैंड मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे 3 बैंड। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले जो सेपरेशन होता है वो चार्ज के बेसिस पे होगा, पीआई के बेसिस पे सेपरेशन होगा। फिर जो सेपरेशन यहाँ होगा वो साइज के बेस पे होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, फर्स्ट जो सेपरेशन होता है वो चार्ज पीएच पीआई के बेसिस पे होगा, देन जो सेपरेशन होगा वो एसडीएस परफॉर्म होगी, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन होगा। नेक्स्ट टेक्निक इज जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट में टर्म ही आपको बता रहा है कि जीन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, जीन को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो ये आपका वेक्टर है, वेक्टर में ये थाइमाइडिन काइनेज है बाहर की तरफ, और यहाँ पर ये आपका नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है, ये वाला एरिया, दिस वन इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका नियोमाइसिन रेजिस्टेंट वाला एरिया है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका कौन सा रिकॉम्बिनेशन परफेक्ट है। ये आपका मैंने अंदर की तरफ सेम टू सेम जो ये वेक्टर है ये इधर की तरफ बनाया गया है, ये टी के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है।
तो ये वाला जो एरिया इसको बोला हमने लोगों ने साइट ऑफ होमोलॉगी, ये वाला जो एरिया नियोमाइसिन वाला, कि इधर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर की तरफ चला गया, ये आपका जीन है और ये वाला एरिया आपको डालना है इधर, इधर की तरफ चला गया एग्जैक्ट, तो ये आपका क्या होगा, ये एग्जैक्ट परफेक्ट रिकॉम्बिनेशन होगा अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नियोमाइसिन की जगह जाके इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इधर जाके इंसर्ट ना हुआ, तो क्या होगा आपका, तो होगा आपका नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या रैंडम इंटीग्रेशन। क्या होगा, तो होगा रैंडम इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का अगर आपको दिखेगा इस तरीके का, तो आपका क्या होगा, तो आपका होगा, देखो ये वेक्टर है, ठीक, ये आपका वेक्टर है, इसके पास न्यूमाइसिन रेजिस्टेंट है, ये टीके है बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ आपने इंसर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद में इसने क्या किया, इसने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो आपको पता है कि चेंज कर रहा है वो, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो आपको पता होगा, ये अंदर की तरफ बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। तो इसने रिकॉम्बिनेशन कैसे किया कि अपना नियोमाइसिन इसको दे दिया, टीके इसने बाहर की तरफ दिया, टीके बाहर की तरफ। ठीक है, यानी इसने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका बैक्टीरिया का है, ये आपका इस तरीके से गया, ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है ये वाला एरिया, ये साइट ऑफ होमोलॉगी लिख देती हूँ चलो मैं, और टीके बाहर की तरफ है। तो इसने एग्जैक्ट ऐसे ही किया कि नियोमाइसिन दे दिया इधर की तरफ, ये नियोमाइसिन चला गया, ये साइट ऑफ होमोलॉगी है। तो साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में ही नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है, टी के बाहर की तरफ ही है। तो टी के बाहर की तरफ ये थी परफेक्ट रिकॉम्बिनेशन है, क्या है, परफेक्ट रिकॉम्बिनेशन। लेकिन अलग अगर इन लोगों ने क्या किया, अगर यहां पर साइट ऑफ होमोलॉगी ये है, ये नियोमाइसिन हमारा ऐसे था, ये टीके था, लेकिन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब की बार कैसे चला गया, ये साइट ऑफ होमोलॉगी है, नियोमाइसिन तो है ही है, यहाँ टीके भी अंदर की तरफ चला गया। अब ये आपका नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है। क्या ये नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या रैंडम इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अगर आपका परफेक्ट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है और जब आप इस सेल को ग्रो करवाओगे नियोमाइसिन रेजिस्टेंट में और गैंग सिक्लोविर में, तो ये ग्रो हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आपका ये इस तरीके से इंसर्ट हुआ, ये साइट ऑफ होमोलॉगी है, साइट ऑफ होमोलॉगी है, इसके बीच में नियोमाइसिन इंसर्ट किया वेक्टर ने और टी के बाहर है। तो अगर आप इसको ग्रो करवाओगे J418 या नियोमाइसिन रेजिस्टेंट वाले पे और गैंग सिक्लोविर मीडिया में, तो ये ग्रो कर जाएगा। क्यों करेगा ग्रो, क्योंकि ये ग्रो तब करेगा, गैंग सिक्लोविर तो टीके के लिए होता है, तो इसलिए ग्रो करेगा। टीके जब बाहर होगा ना, तो गैंग सिक्लोविर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ग्रो कर जाएगा, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है। और नियोमाइसिन अगर साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर है तो ये G418 के लिए रेजिस्टेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, तो भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है इस तरीके से, आपका साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर ही आपका नियोमाइसिन तो चलो आया, वो तो वैसे भी आता है नॉर्मली, नियोमाइसिन आ गया, तो ये J418 के लिए तो रेजिस्टेंट हो ही जाएगा क्योंकि साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर है। लेकिन अगर इधर टीके भी आ गया तो ये अब सेंसिटिव हो जाएगा, अब ये ग्रो नहीं कर पाएगा टीके गैंग सिक्लोविर में। टीके के लिए गैंग सिक्लोविर ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब इसको ग्रो करोगे तो ये नियोमाइसिन G418 पे तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन गैंग सिक्लोविर पे डाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ टीके मिड में है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं गया, वेक्टर ने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, तो दोनों पे ही डाई हो जाएगा आपका वेक्टर, आपका सेल। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में अगर नियोमाइसिन साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर ही है और टीके बाहर है, तो दोनों कंडीशन में G418 गैंग सिक्लोविर दोनों कंडीशन में सेल सर्वाइव कर जाएगा। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रैंडम इंटीग्रेशन में क्या होता है, टीके बीच की तरफ होता है और नियोमाइसिन भी साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर ही होता है, तो साइट ऑफ होमोलॉगी के अंदर नियोमाइसिन होने की वजह से नियोमाइसिन ये G418 पे तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन गैंग सिक्लोविर पे ग्रो नहीं करेगा। और अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, कैसा भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो ना तो वो गैंग सिक्लोविर पे ग्रो करेगा, ना ही वो नियोमाइसिन या G418 पे ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा PCR।
पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में आप क्या करते हो, कॉपी बनाते हो डीएनए की। पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनेलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करते हो, फिर कम, फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हो टेम्परेचर को। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं कि निक ट्रांसलेशन के लिए आप डीएनए पोल 1 को यूज़ करते हो। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीएनए पोल 1 आपका अल्फा फॉस्फेट को यूज़ करता है। रेडियो लेबलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड फिलिंग के लिए भी आप डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हो, डीएनए पॉलीमरेज 1 को। तो जब पीसीआर रन करवाते हो तो आप डीएनए सैंपल को यूज़ करते हो, प्राइमर को यूज़ करते हो, न्यूक्लियोटाइड्स को, पीसीआर ट्यूब को, बफर को, टैग पॉलीमरेज। जब आप प्राइमर डिजाइन करते हो तो आप जीसी कंटेंट को हाई रखते हो, क्योंकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड को, इसलिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड जो जी और सी है उसको ज्यादा यूज करते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स को। इसके बाद यहाँ पर टैग पोलिमरेज जो है, इसमें एक कमी होती है टैग पोलिमरेज में, कि जो आपकी टैग डीएनए पोलिमरेज होती है इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है टैग डीएनए पोलिमरेज में। ठीक है, तो ये इसकी कमी है कि एरर दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती टैग डीएनए पोलिमरेज में। इसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टैग डीएनए पोलिमरेज के पास आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, बाकी एक्टिविटीज इसके पास में होगी पोलिमराइजेशन की और एक्सोन्यूक्लियस की, लेकिन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसके पास में नहीं होती है। नेक्स्ट आता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। क्या होता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में? आप क्या करते हो, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उसको म्यूटेट करते हो प्लाज्मिड वेक्टर में। जैसे आप देखो यहाँ ये प्लाज्मिड वेक्टर है और आपका टारगेट है कि आपको इस वाले रीजन को आपको म्यूटेट करना है। साइट आपकी इस वाली साइट में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हमें म्यूटेट करना है। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इस प्लाज्मिड को डीनेचर करोगे। डीनेचर यानी जो बॉन्ड है आपके उनको ब्रेक करोगे। इसके बाद में फिर क्या करोगे, इसके बाद जो टारगेट आपका, इसके साथ आप प्राइमर को जोड़ दोगे। जो भी आपका टारगेटेड साइट है इसके साथ आप प्राइमर को अनिल कर दोगे। प्राइमर को अनिल करने के बाद में जो आपने प्राइमर डाला है ना, वो प्राइमर ऐसा वैसा प्राइमर नहीं, उस प्राइमर में ही म्यूटेशन है, म्यूटाजेनिक प्राइमर आपने डाला। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद में यहाँ पर आपने जब प्राइमर ऐड कर दिया, प्राइमर ऐड करने के बाद फिर क्या ऐड करोगे आप, फिर आप ऐड करोगे पोलिमरेज। तो आप यहाँ पर पीएफयू टर्बो डीएनए पोलिमरेज यूज करोगे। किसको, पीएफयू टर्बो डीएनए पोल। इसकी क्या होती है, फिडेलिटी हाई होती है, काम जल्दी जल्दी करती है ये। तो जल्दी जल्दी क्या करेगी, जो आपका ये वेक्टर था आपका, इसका एक और इसका जो आपका स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज कर देगी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जो नया स्ट्रैंड बना आप उसको तो रख लोगे, और जो आपका पुराने वाला स्ट्रैंड है जो फुल्ली मिथाइलेटेड था, पता है कैसे करोगे, जो फुल्ली मिथाइलेटेड है वो पुराने वाला स्ट्रैंड है, तो जो फुल्ली मिथाइलेटेड था उसको आप क्या करोगे, उसको आप जो पेरेंटल स्ट्रैंड था, क्योंकि उसमें कोई म्यूटेशन था नहीं, तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसको आप क्या करोगे, डाइजेस्ट कर दोगे बाय डीपीएन वन का यूज करके। तो अब जो आपके पास में प्राइमर मिला, आपके पास जो नया स्ट्रैंड अब आपके पास में ये है बच गया, ये आपका म्यूटाजेनिक होगा। तो आपने एक साइट का यूज करके क्या किया, इसको पूरे वेक्टर को क्या कर दिया, म्यूटेटेड कर दिया। इसको बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। देन आता है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर जो होता है उसको क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहा जाता है। रियल टाइम पीसीआर में आप साइबर ग्रीन डिटेक्शन और टैगमैन प्रोब के बारे में बात करते हो। साइबर ग्रीन डिटेक्शन में क्या होता है, साइबर ग्रीन डिटेक्शन में आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर कुछ इंटरकलेक्टर को यूज करोगे, यहाँ पर साइबर ग्रीन में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपने ये फ्लोरोसेंट मटेरियल को यूज करोगे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। तो जैसे जैसे आपकी प्राइमर एनिलिंग होने के बाद जैसे ही आपकी टैग डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे तो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे वो सारे के सारे। तो इस तरीके से साइबर ग्रीन, अब जब आप इसको डिटेक्ट करोगे तो आपको ग्रीन सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। टैगमैन प्रोब में क्या होता है, टैगमैन प्रोब में आपके पास में एक क्वेंचर होता है, आपके पास में एक रिपोर्टर होगा, फ्लोरोसेंस मटेरियल जिसको आप रिपोर्टर बोलते हो, ये आपके पास में होगा। तो पोलिमरेज क्या करेगी, पोलिमरेज एंजाइम आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, किसको, फ्लोरोसेंस को और क्वांचर को। अब तक कोई कलर नहीं आ रहा था। फिर आपने क्या किया, जो डीएनए पोलिमरेज एंजाइम है जैसे जैसे काम करते 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 आगे की तरफ बढ़ेगी तो फ्लोरोसेंस को अलग कर देगी। अब होता क्या ना, जब तक फ्लोरोसेंस और क्वेंचर कुछ इस तरीके से रहते हैं, फ्लोरोसेंस और क्वेंचर, तो क्वेंचर क्या करता है, जब पास पास होते हैं क्वेंचर इसकी फ्लोरोसेंस को इनहिबिट करके रखता है। अब इधर से टैग डीएनए पॉलीमरेज आ रही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते 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 यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, तो फ्लोरोसेंस को दूर हटाया उसने, जैसे ही दूर हटा फ्लोरोसेंस दी तो आपको पता चल गया कि नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। तो यही होता है आपका टैगमैन प्रोब। ठीक है,
देन बात करते हैं नेस्टेड पीसीआर की। नेस्टेड पीसीआर में क्या होता है, नेस्टेड पीसीआर में आप जनरली क्या यूज करते हो, टू सेट ऑफ प्राइमर को यूज करोगे, दो सेट ऑफ प्राइमर को यूज करोगे, एक को यूज नहीं करोगे, टू सेट ऑफ प्राइमर को आप यहाँ पर यूज करते हो इन केस ऑफ नेस्टेड पीसीआर। ठीक है। एसिमेट्रिक पीसीआर क्या होता है, एसिमेट्रिक पीसीआर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रैंड की कॉपियां ज्यादा होंगी, एक स्ट्रैंड की कॉपियां कम होंगी, क्योंकि एक स्ट्रैंड के लिए आपने क्या किया, एक स्ट्रैंड के लिए आपने बहुत सारे प्राइमरी यूज कर लिए और एक स्ट्रैंड के लिए लिमिटेड नंबर, मान लो 5-10 यूज किए हैं और एक के लिए हजारों प्राइमरी यूज कर लिए, तो एक स्ट्रैंड की कॉपियां ज्यादा होंगी, एक की कम होगी, इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में क्या होता है, टेम्पलेट आप एक ही रखते हो, इसका आप इसी को मल्टीपल टाइम पीसीआर रन करवाओगे, इसी से 2 बने, 2 से 4 बने, एक ही आपने डीएनए टेम्पलेट यूज किया और मल्टीपल टाइम पीसीआर यूज करके आपने उसकी कॉपियां बनाई। नेक्स्ट आता है हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट स्टार्ट पीसीआर क्या होता है, ये मल्टीप्लेक्स और एसिमेट्रिक पीसीआर है। देन आता है हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट स्टार्ट पीसीआर में क्या होता है आपका, आपको पता है कि आपका ये जो प्राइमर है, आपका ये टेम्पलेट है, आप क्या करते हो जनरली, प्राइमर भी ऐड करते हो जब आप ट्यूब लोगे पीसीआर रन करवाने के लिए, तो आप टेम्पलेट भी ऐड करोगे, प्राइमर भी ऐड करोगे, टैग डीएनए पोल भी ऐड करोगे, सब ऐड करोगे आप यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये क्या है हॉट स्टार्ट पीसीआर, है ना, मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये ट्यूब है मेरे पास में, इसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज भी मैंने पहले ही डाल दिया, टैग डीएनए पोल भी, इसके अंदर मैंने टेम्पलेट भी डाल दिया, इसके अंदर मैंने प्राइमर भी डाल दिया, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियोटाइड्स भी डाल दी, डीएनटीपीस भी डाल दिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम सब कुछ इसके अंदर है, टेम्पलेट भी है, प्राइमर भी है, टैग डीएनए पोल भी है, डीएनटीपीस भी है, तो क्यों यहीं के यहीं आपका जीन सिंथेसाइज नहीं हो जाता, है ना, यहीं के यहीं जीन सिंथेसाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब कुछ सारी कंडीशन तो मिल रही है यहाँ पर, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो कम रखा जा रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो आपकी टैग डीएनए पोल एक्टिवेट होगी, है ना, तभी तो आपका क्या होता है, तभी तो आपका टैग डीएनए पोल एक्टिवेट होगी। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होती है वो इनएक्टिव रहती है कम टेम्परेचर पे, जब उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलता है तभी वो एक्टिवेट होती है। तो हॉट स्टार्ट पीसीआर यानी जब आप टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करवाते हो, किसके लिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्राइमर डाइमर की फॉर्मेशन को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, प्राइमर डाइमर नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर ही प्रोवाइड नहीं करवाया, टेम्परेचर जब ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं तभी आपका क्या होता है, तभी आपका प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में आप क्या करते हो, पॉसिबल जितना भी डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसी को लेते हो, लार्ज होता है, इसके अलावा एंटायर जीनोम का होता है ये वैक्टर, आप बड़े बड़े जो वैक्टर्स आपके बैक या इनको यूज करोगे। और जीनोमिक लाइब्रेरी में आप इंट्रोन्स और एक्सोन, नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों ही रीजन होता है। सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी में आप क्या करते हो, जो आपका डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर डीएनए का बनना है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पर आप केवल और केवल जो सिक्वेंस्ड है जीन उसी को लेते हो, यानी केवल एक्सोन को लेते हो, स्मॉलर होता है ये आपका, और इसमें आप जो प्लाज्मिड फोस्मिड जो भी कम केबी का जो डीएनए ले सकते हो उनके उन वैक्टर को यूज करते हो। निक ट्रांसलेशन क्या होता है, निक ट्रांसलेशन के लिए आपका जनरली जो डीएनए पोल 1 होता है वो यूज होता है, जो कि अल्फा फोस्फेट को यूज करता है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका T4PN के है, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, वो गामा फोस्फेट को ऐड करता है। नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज होती है, उनके बायोडीन, एवेडीन, इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एक शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि नेस्टेड पीसीआर क्या होता है। नेस्टेड पीसीआर में आप टू सेट ऑफ प्राइमर को यूज करोगे। इनवर्स पीसीआर क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो रियल टाइम पीसीआर को क्वांटिटेटिव पीसीआर कहा जाता है। हॉट स्टार्ट पीसीआर में भी आपको बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं। देन बात करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में।
डीएनए सीक्वेंसिंग में सबसे पहले बात करते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में, जिसको आप डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन में बोलते हो, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस प्लस माइनस मेथड भी बोलते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो डीएनए है, डीएनए के 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ना, तभी इसका नाम डीऑक्सी है। और डीडीएनटीपी का मतलब है डाइडिऑक्सी, यानी डीएनए के अब की बात 2 प्राइम के साथ साथ 3 प्राइम पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। और अगर 3 प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं हुई ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होगी, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होगी तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। यही है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग, दैट इज सेंगर सीक्वेंसिंग। इसमें क्या क्या यूज करते हो, सारे नाम याद रख लीजिएगा कि इसमें आप डी डी ए टी पी, डी डी टी टी पी, डी डी जी टी पी, डी डी सी टी पी, डी एन टी पी, प्राइमर, पोलमरेज, इन सबको आप यूज करते हो। देन आता है पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग में क्या होता है, पायरो सीक्वेंसिंग में आपको पता है कि आपका जो ट्राइफॉस्फेट में से केवल एक ही फॉस्फेट ऐड होता है, 2 फॉस्फेट तो ऐड नहीं होते। तो जो 2 फॉस्फेट बचे वो आपके पायरोफॉस्फेट है, वो क्या करते हैं, वो एपीएस सल्फ्यूरोलेज जो है इसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में एटीपी क्या करेगा, ल्यूसीफिरिन जो है उसको ऑक्सील्यूसीफिरिन में यूज करेगा। ल्यूसीफेरेज एंजाइम यहाँ काम करती है, लाइट बनेगी, और जैसे लाइट बनेगी आपको पीक दिखेगी कि ओके हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है ए मान लो वो ऐड हो गया। जब ये पीक नहीं आएगी तो आपको पता चलेगा अच्छा कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, दैट इज द पायरो सीक्वेंसिंग। 1 बाय 1 यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। कैसे 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड। इमल्शन पीसीआर को यूज किया जाता है। इमल्शन पीसीआर क्या होता है, जैसे आपका लार्ज फ्रेगमेंट है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूटा। स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूटने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आपने क्या यूज किया, प्राइमर यूज किया, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने अडेप्टर यूज किया। अडेप्टर क्या होता है, नॉन सीक्वेंस होता है जीन का, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने प्राइमर यूज किया। इसके बाद इधर भी आपने अडेप्टर यूज कर दिया। फिर आपने क्या किया, अडेप्टर के स्पेसिफिक यहाँ पर क्या यूज किया, आपने बीड्स यूज की, किसकी, बायोटिन और एवेडिन की। तो बायोटिन और एवेडिन की जो एक कंपेटेबिलिटी है वो एक दूसरे के लिए हाई होती है। और इमल्शन यानी कि एक काइंड ऑफ जैसे वाटर ड्रॉप होती है ना, इस तरीके से, तो उसमें फिर आपका क्या होता है, काइंड ऑफ उस तरीके से आपका जो पीसीआर है वो रन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप अडेप्टर को यूज करोगे। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके एंटीजन एंटीबॉडी है इनको यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल बायोटिन और एवेडिन। तो मल्टी मेटेलिक बीड्स को आपने यहाँ पर यूज किया। फिर आता है इल्यूमिना सीक्वेंसिंग। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में डीएनए फ्रेगमेंट है। इसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट में यहाँ पर जो ओवरहैंग्स है आप उनको रिपेयर करोगे। फिर यहाँ पर अडेप्टर को ऐड करोगे। अडेप्टर ऐड करने के बाद में फिर क्या है, आपने इसको फ्लो सेल से, ये जो फ्लो सेल इसे अटैच किया। फ्लो सेल से अटैच करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस, जैसे मान लो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री था ए के टी के, तो ऐसे मुड़ गए एक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से सीक्वेंस है, ये ए है ये टी है, इधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ गया ये, ठीक है, ए और टी बाइंड हो गया। तो फ्लो सेल पे इस तरीके से अटैच हुए। अटैच होने के बाद फिर हमने क्या किया, जैसे इस तरीके से बन गए, हमने इसके स्पेसिफिक हम लोगों ने प्राइमर को ऐड कर दिया। प्राइमर जैसे ऐड किया, इसने क्या किया, इस बेस को एक्सटेंड किया इस तरीके से। उसके बाद में इस प्रोसेस को हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैनोपोर सीक्वेंसिंग। नैनोपोर सीक्वेंसिंग में क्या है, टीन स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फेड थ्रू अ टीनी पोर्स। वो छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि या तो प्रोटीन से मिलकर बने होंगे या तो सिंथेटिक मटेरियल जैसे ग्राफिन और एम्बेडेड मेम्ब्रेन से मिलकर बने होंगे, which block out all the electric current on both side. Then a constant stream of current can be fed through the membrane. में यानी कि यहाँ पर आप टीनी पोर्स को यूज करते हो नैनोपोर सीक्वेंसिंग में। मेन पॉइंट ये आता है कि नैनोपोर सीक्वेंसिंग में सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए का जो है उसको सीक्वेंस करते हो विदाउट द नीड फॉर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। तो इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए को आप सीक्वेंस करते हो इन केस ऑफ नैनोपोर सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, पेप्टाइड, ये सारे के सारे जो एंटीजन है विच कैन बाइंड। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की, उसके लिए यूज किया जाता है। कई तरीके का होता है आपका एलाइजा, जैसे डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए होता है, सैंडविच एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए होगा। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा में से कौन सा अच्छा है, तो सैंडविच एलाइजा इज मोर सेंसिटिव फॉर एंटीजन डिटेक्शन। कॉम्पिटिटिव एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो होते हैं माइनर वेरिएशन के बेसिस पर भी क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। तो अगर कहीं पर माइनर
वेरिएशन टर्म आ जाए तो आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा यूज होगा। इट यूज फॉर बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। कॉम्पिटिटिव एलाइजा के बारे में एक बात है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा में एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे कि मान लो कि आपकी 6 एंटीजन है, ठीक है, एंटीबॉडी आपकी क्या है 26 एंटीबॉडी है, तो इस तरीके से एंटीबॉडी है बहुत सारी, लेकिन एंटीजन कम है। मान लो इधर एंटीजन है, इधर एंटीजन और इधर इधर एंटीजन, बाकी एंटीबॉडी ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको फ्लोरोसेंस क्या होगी, फ्लोरोसेंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि एंटीबॉडी फ्री फॉर्म में है, तो फ्लोरोसेंस क्या होगी, फ्लोरोसेंस इस कंडीशन में ज्यादा मिलेगी। फ्लोरोसेंस क्या मिलेगी, ज्यादा फ्लोरोसेंस मिलेगी, ठीक है। एंटीबॉडी एक तरीके से समझ लो, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी आपकी कलर्ड है, ठीक है। अब उल्टा केस हो जाए कि आपकी 26 एंटीबॉडी जो है इनमें 24 के साथ एंटीजन बाइंड है, 2 के साथ नहीं है, तो फ्लोरोसेंस कम मिलेगी, है ना। तो एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा उतना फ्लोरोसेंस हाई होगा, जितना फ्लोरोसेंस लोएस्ट फ्लोरोसेंस इसका मतलब एंटीजन ज्यादा है। तो एंटीजन कंसंट्रेशन सैंपल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कलर के, अगर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फ्लोरोसेंस कम मिलेगी, अगर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फ्लोरोसेंस ज्यादा मिलेगी। तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा में सबसे पहले आप एंटीजन को कोट करते हो, जो माइक्रोवेल है आपकी उससे आप एंटीजन को कोट करते हो, फिर आप एंटीबॉडी को ऐड करते हो, फिर उसके बाद में आप इस एंटीबॉडी की स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हो। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों ऐड करते हो, ये रीजन रहा सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करने का, वाई वी एड सेकेंडरी एंटीबॉडी, क्यों ऐड किए जाते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ऐसे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्पेसिफिसिटी, ताकि जो स्पेसिफिसिटी उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप सबस्ट्रेट को यूज करोगे, मेजर कलर आपको मिल जाएगा। सैंडविच एलाइजा में क्या करते हो, सबसे पहले जो आपकी वेल है उसको एंटीबॉडी से कोट करते हो, फिर एंटीजन ऐड करोगे, उसके ऊपर फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में प्री इंक्यूबेट करोगे, आप पहले से इंक्यूबेट करोगे एंटीजन को, ठीक है, पहले से ही विद फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एड टू एंटीजन कोटेड वेल, यानी पहले से आपने क्या किया, एंटीजन और एंटीबॉडी पहले से ही ले लिया, उसके बाद फिर इसको वेल में ऐड करोगे, उसके बाद फिर वेल में ऐड करोगे, फिर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करोगे, फिर सबस्ट्रेट को यूज करोगे, देन एंजाइम यूज करोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एलाइजा में जैसे आपकी यहाँ पर क्या किया, आपने सबसे पहले एंटीजन डिटेक्शन के लिए प्री मिक्सचर बना लिया पहले से ही एंटीजन एंटीबॉडी का, उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में फिर आपने ऐड किया इसमें, ठीक है। तो जितना आपको यहाँ पर देखो कलर कंसंट्रेशन, आपको अगर यहाँ पर एंटीजन, ये आपके बहुत सारे एंटीजन हैं, एंटीजन अगर ज्यादा है तो कलर कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। ये देखो अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं पूरी स्लाइड्स को समझा क्योंकि वन शॉट है, तो इसको आप रहने दो, ये 2 स्लाइड को, ये वाली चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं सारे याद रख लीजिएगा, पहले इनडायरेक्ट का, फिर सैंडविच का, फिर कॉम्पिटिटिव का। देन यहाँ पर इंजाइम्स के नाम है, इंजाइम जैसे आपके हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज है, ठीक है, ये क्रोमोजन ओपीडी है, इसका कलर कौन सा देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एपी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज यूरियज, ये फुल फॉर्म है एचआरपी की, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑर्थोफिनाइलिन डायमाइन, एबीटीएस, ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपको याद रखना है इंजाइम्स के नाम का। देन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग एलिस्पोर्ट के बारे में। एलिस्पोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स। एलिस्पोर्ट क्या होता है, एलिस्पोर्ट में सबसे पहले आप क्या करते हो, ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ ना याद रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एडिशन ऑफ कैप्चर एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू इंटरफेरोन, सबसे पहले आप एंटीबॉडी को क्या करोगे, ये मेनली होता किस लिए है, ये साइटोकाइन सिक्रेशन फॉर अ सिंगल सेल, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइटोकाइन सिक्रेशन फॉर अ सिंगल सेल, साइटोकाइन सिक्रेशन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, जो एंटीबॉडी है उसको ऐड करोगे, उसके बाद में फिर क्या करोगे, प्यूरिफाइड स्प्लेनोसाइट को ऐड करोगे, उसके बाद में फिर क्या करोगे, जैसे स्प्लेनोसाइट जैसे आपकी सेल है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले एंटीबॉडी ली, इंटरफेरोन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी लेने के बाद फिर आपने क्या किया, उसके स्पेसिफिक आपने स्प्लेनोसाइट सेल्स को ऐड किया, उसके बाद फिर क्या करोगे, स्टिमुलेशन ऑफ स्प्लेनोसाइट बाय
पेप्टाइड पल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फिर आपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ली, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, बायोटिन कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी ऐड किया आपने, इंटरफेरोन एंटीबॉडी, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ एविडिन कॉन्जुगेटेड कलर चेंज इन सबस्ट्रेट। तो ये प्रोसेस आप यूज करते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कोटिंग की, किससे, एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने कोटिंग की, एडिशन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू इंटरफेरोन, सबसे पहले आपने एंटीबॉडी ऐड की स्पेसिफिक टू इंटरफेरोन, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या किया, इसके बाद में फिर आपने एडिशन ऑफ प्यूरिफाइड स्प्लेनोसाइट सेल, फिर आपने सबसे पहले एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी ऐड करने के बाद आपने क्या किया, सेल्स ऐड किए, देख सकते हो सेल्स है, स्प्लेनोसाइट नाम रख लो फॉर एग्जांपल इनका, स्प्लेनोसाइट, सेल्स ऐड किया। सेल्स ऐड करने के बाद में फिर आपने क्या किया, सेल ऐड करने के बाद में फिर आपने स्टिमुलेशन ऑफ स्प्लेनोसाइट बाय पेप्टाइड पल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो स्प्लेनोसाइट्स ऐड किया आपने, उसके बाद में फिर आप देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या रिलीज किया इन सेल्स ने, साइटोकाइन को रिलीज किया, क्या रिलीज किया, साइटोकाइन को, ये देखो ये साइटोकाइंस है, ठीक है। फिर इन साइटोकाइन के बाद आपने इन साइटोकाइन के स्पेसिफिक आपने बायोटिन एंटीबॉडी यूज की, फिर क्या यूज किया आपने, एडिशन ऑफ बायोटिन कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी यूज किया आपने, इन साइटोकाइन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऐड किया आपने, बायोटिन कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। और उसके बाद में फिर क्या किया, एडिशन ऑफ एविडिन कॉन्जुगेटेड, बायोटिन डाला, बायोटिन के बाद फिर एविडिन डालोगे ही आप ऑब्वियसली। तो इस तरीके से एलिस्पोर्ट टेक्निक है, एक एक स्टेप याद रखेगा, साइटोकाइन के मेजरमेंट के लिए यूज होता है फॉर सिंगल सेल साइटोकाइन मेजरमेंट। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हो प्लस सैंपलिंग को इंटरेक्ट करवाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप सैंपल लोगे उससे ये इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी क्या हो सकती है, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, ये सारी होंगी। रेडियो वेव जो होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स को। विजिबल लाइट को आप यूवी और सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हो। ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपने देखा होगा तो एक पूरा चार्ट होता है जिसमें आप देखोगे यूवी लाइट, सॉरी विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव। तो उनमें से रेडियो वेव आप एनएमआर में यूज करते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, और यूवी और सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप विजिबल लाइट को यूज करते हो। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। विजिबल लाइट की जो रेंज होती है 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है। सो जो आपकी 180 से 200, अब ये विजिबल लाइट भी 3 तरीके की होगी, फार यूवी, नियर यूवी, विजिबल सीडी। जो फार यूवी होती है आपकी उसकी रेंज होती है 180 से 260, याद रखिएगा। दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो फार यूवी सीडी की जो रेंज है वो 180 से 260 नैनोमीटर होती है, नियर यूवी की 260 से 320 नैनोमीटर होती है, विजिबल सीडी की 320 से 800 नैनोमीटर होती है। जो फार यूवी होती है ये आपकी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, इनकी स्टडी के लिए यूज होती है। जो नियर यूवी होती है ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, इनकी स्टडी के लिए, और प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे कि एंजाइम्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, तो इनकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है विजिबल सीडी। विजिबल सीडी की रेंज 320 से 800 नैनोमीटर होती है। ये मेटल कंटेनिंग प्रोटीन के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आपकी नाइट्रोजनेज क्या है, इंजाइम है, इंजाइम यानी प्रोटीन है, लेकिन वो इंजाइम भी मेटल्स को कंटेन करके रखते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, वेनेडियम हो गया। तो ऐसे जो इंजाइम जो कि मेटल कंटेनिंग होते हैं उनकी स्टडी के लिए विजिबल सीडी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है आपका वो आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कितने रेंज पे होता है और इमिट क्या करते हैं वो। तो जो आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, ट्रिप्टोफेन हो गया, टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलिनिन हो गया, ये होते हैं। ट्रिप्टोफेन 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, टायरोसिन 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फिनाइल एलिनिन 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ट्रिप्टोफेन जो होता है 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इमिट कितने वेवलेंथ की लाइट को करता है, इमिट करता है 308 से 350 नैनोमीटर की। जो आपका टायरोसिन होता है 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और इमिट करता है 303 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। फिनाइल एलेनिन 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इमिशन करता है 282 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। अब अगर ये जो वेवलेंथ आपकी 308 से 350 नैनोमीटर जो किसकी है, ट्रिप्टोफेन की, अगर आपका ट्रिप्टोफेन जो है अगर 308 से 345 नैनोमीटर के बीच में ही है तो इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोफोबिक ब्यूरिड है, यानी पानी में ही पड़ा हुआ है। लेकिन 345 से 350 नैनोमीटर पे अगर आपका ट्रिप्टोफेन है तो वो पोलर रीजन में आ चुका है, वो सरफेस पे आ चुका है, सरफेस पे है ट्रिप्टोफेन। और इस पूरे चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि 308 से 345 नैनोमीटर के बीच में, इस रेंज के बीच में ट्रिप्टोफेन है तो क्या है, 345 से 350 के बीच में तो क्या है। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी इन दो पॉइंट से ही, अलग अलग फॉर्मेट में। एब्जॉर्प्शन इमिशन पूछा गया है, फार यूवी के बारे में पूछा गया है, नियर यूवी के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछेंगे, रेडियो वेव के बारे में पूछा गया है। तो इसी एक स्लाइड से आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में यहाँ लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एनर्जी है वो सिग्मा टू सिग्मा, देन यहाँ पर पाई, देन आएगी यहाँ पर पाई टू पाई, देन एन टू सिग्मा, देन एन टू पाई। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है लीनियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज किया जाता है यूवी विजिबल में। एब्जॉर्बेंस का ये फॉर्मूला यहाँ पर है। कंसंट्रेशन का होता है आपका एब्जॉर्बेंस अपॉन पाथ लेंथ। ई जो है मोलर कोफिशिएंट के लिए यूज किया गया है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर शिफ्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो शिफ्ट यहाँ पर एक होती है आपकी कौन सी, एक होगी आपकी ब्लू शिफ्ट, एक होगी रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट को आप बोलते हो हाइप्जोक्रोमिक। हाइप्जोक्रोमिक जो होती है ये देख सकते हो, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ से कम है ये, तो यहाँ पर हाइप्जोक्रोमिक क्या होगी, ब्लू शिफ्ट होगी, शॉर्ट वेवलेंथ होगी। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शिफ्ट है, तो जो आपकी ब्लू शिफ्ट है इसको हाइप्जोक्रोमिक भी कहा जाता है, शॉर्टर वेवलेंथ और हाई एनर्जी की होती है। जो आपकी रेड शिफ्ट होती है इसको बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ये आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, देख सकते हो लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ के साथ है, अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। मोल एक्सटेंशन कोफिशिएंट के जो यूनिट होते हैं वो लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एब्जॉर्बेंस यूनिट लेस होती है। और ये बाथोक्रोमिक और हाइप्जोक्रोमिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेड और ब्लू शिफ्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन बात करते हैं सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, कायरल कहीं टर्म आ जाए आपका, ठीक है, ऑप्टिकल कहीं टर्म आ जाए, इनैंशोमर कहीं टर्म आ जाए, तो इन सब के लिए सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा टन, इनके लिए भी सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो। इसके बाद में इलेप्टिसिटी परसेंटेज हेलिक्स कैसे पता करते हो, तो ऑब्जर्व्ड इलेप्टिसिटी माइनस डीनेचर्ड इलेप्टिसिटी अपॉन में इलेप्टिसिटी इनिशियल परसेंटेज हेलिक्स माइनस डीनेचर्ड इलेप्टिसिटी। इसके बाद में जो अल्फा हेलिक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अल्फा हेलिक्स जो होता है ना आपका, ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे, मतलब अगर टेम्परेचर जितना कम है ना उतना स्टेबल होगा आपका अल्फा हेलिक्स। और रैंडम कॉइल आपकी हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, इसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं है आपका। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की स्टडी के लिए यूज की जाती है। फिर यहाँ पर ये एब्जॉर्बेंस है, ट्रांसमिटेंस है। अगर आपको दिया गया कि एब्जॉर्बेंस 1 है तो ट्रांसमिटेंस कितना होगा, 10%। एब्जॉर्बेंस अगर 2 है तो
ट्रांसमिटेंस 1, एब्जॉर्बेंस अगर 3 है तो ट्रांसमिटेंस 0.1, एब्जॉर्बेंस अगर 4 है तो ट्रांसमिटेंस 0.01। नेक्स्ट है एनएमआर। एनएमआर क्या है? एनएमआर में आप रेडियो वेव को यूज करते हो, रेडियो वेव की एनर्जी कम, वेवलेंथ हाई होती है। इसमें ओड सैंपल को आप यूज करते हो, ओड सैंपल एक्टिव सैंपल होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कार्बन 13। डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है? डी शील्डिंग का मतलब होता है नो कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने कवर नहीं कर रखा। शील्ड यानी इस तरीके से शील्ड बना रखा है, घर सा बना रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है। डी शील्डेड का मतलब है कोई शील्डिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की अगर शील्डिंग नहीं है तो रिक्वायर मोर एनर्जी टू रोटेट। अगर कोई शील्डिंग ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको रोटेट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं डाउन फील्ड। अगर शील्डेड है, शील्ड यानी कवरिंग है, तो कवरिंग है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ होंगे, तो इसको रोटेट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसको बोलेंगे अप फील्ड। जो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कन्फॉर्मेशनल डायनामिक्स के बारे में बताती है, लेकिन जो एनएमआर होते हैं वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बताते हैं मॉलिक्यूल का। जो एनएमआर होती है 3D स्ट्रक्चर बताएगी, लेकिन लेस देन 20 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। और एक्सरे जो होती है वो आपकी 20 किलो डाल्टन से ज्यादा का अगर आपके पास में मॉलिक्यूल है तो उसका 3D स्ट्रक्चर बताएगी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी और सैंपल फेवरेबल है। टेंडम एमएस बाय एमएस जो है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए यूज की जाती है। माल्टीटोफ जो होती है ये आपकी प्रोटीन फ्रेगमेंट्स के बारे में यूज की जाएगी, और इसके अलावा बॉन्ड के बारे में बताएगी, स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन यानी ईएसआई, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन जो होती है फ्रेगमेंटेशन के लिए है। इसमें भी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा एक्टिव सैंपल है, ओड सैंपल। प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए टेंडम एमएस बाय एमएस। मालिटोफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स के बारे में बताएगी। ईएसआई इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन जहां हो जाएगा वहां फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा तो मल्टीपल पीक आपको इस तरीके से दिखेंगी, इस तरीके से मल्टीपल पीक दिखेंगी। मोनो आइसोट्रोपिक मास टूवर्ड लोएस्ट मास पीक, अगर मास पीक जो है सबसे कम है तो कौन सा होगा? मोनो आइसोट्रोपिक होगा। मास बाय चार्ज का रेशियो अगर आपका मास बाय चार्ज का रेशियो अगर आपका 18 है तो क्या शो करता है? अगर 18 है तो वो ऑक्सीडेशन शो करता है। अगर आपका 80 है तो वो फॉस्फोराइलेशन शो करता है। अगर डबल है, जो आपका मान लो 10 है, 10 का डबल आया मास बाय चार्ज का रेशियो, तो वो डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। ये वाली चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इधर है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, इधर की तरफ वेवलेंथ दी गई है। तो यहाँ पर देखो कि जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है, तो अल्फा हेलिक्स जो पॉजिटिव पीक आपको दिख रही है अल्फा हेलिक्स की, कहाँ दिख रही है? ये अल्फा हेलिक्स है, इसकी पॉजिटिव पीक लगभग लगभग यहाँ दिख रही है मेरे को, यानी लगभग लगभग 190 के आसपास है इसकी पॉजिटिव पीक, है ना, लगभग लगभग। और दो नेगेटिव है, एक देखिए एक यहाँ पर नेगेटिव पीक है, एक पीक यहाँ पर है नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव पीक इसकी 208 पे, एक 222 पे। याद रखिएगा कि जो अल्फा हेलिक्स है इसकी दो नेगेटिव में की तरफ होंगी और एक पॉजिटिव की तरफ होगी। बीटा शीट की देखिए, बीटा शीट की 218 पे है करीब करीब, ये देखो ये बीटा शीट है, इसकी देखिए ये देखो 218 पे है ये, कौन सी? माइनस वाली। और प्लस वाली कहाँ पर है? ये देखो इधर की तरफ है 196 के पास। रैंडम कॉइल जो होगी इसके पास पॉजिटिव वाली है, रैंडम कॉइल की देखो, अब रैंडम कॉइल की ये देखो, ये नेगेटिव वाली तो इधर की तरफ ही है 195 पे ही, और पॉजिटिव वाली इसकी कहाँ है? पॉजिटिव वाली देखिए ये इधर की तरफ है, पॉजिटिव वाली लगभग लगभग इधर की तरफ 212 पे। तो ये याद रखिएगा ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे कहाँ पॉजिटिव पे है कहाँ नेगेटिव है। यहाँ पूरे की समरी लिखी हुई है यहाँ पर कि पेप्टाइड का एब्जॉर्प्शन होता है 190 से 220 नैनोमीटर पे, डीएनए का 260 पे, आरएनए 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस होता है, प्रोटीन का 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस होता है, ट्रिप्टोफेन का 280, टायरोसिन का 270 से 275, फिनाइलिन का 260 नैनोमीटर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 690 नैनोमीटर मीन्स विजिबल पे इसका होगा, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का 830 यानी इंफ्रारेड के ऊपर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ट्रिप्टोफेन जो होता है इसका जो इमिशन है 303 से 350, जिसमें 300 से 340 345 हाइड्रोफोबिक ब्यूरेड होते हैं, इससे ज्यादा सरफेस पे आ जाता है। डाइसल्फाइड जो होता है 250 से 500 नैनोमीटर होता है, लेकिन मैक्सिमम डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है अराउंड 150 नैनोमीटर के आसपास बनता है। जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंस एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के। अगर फ्लोरोसेंस एक्साइटेशन बढ़ रहा है इसका मतलब पीएच बढ़ रही है, पीएच घट रही है तो फ्लोरोसेंस एक्साइटेशन भी घटेगा। इसके बाद बात करते हैं सीएफपी के बारे में, साइलेंट फ्लोरोसेंट प्रोटीन, और वाईएफपी के बारे में। तो सीएफपी का एक्साइटेशन 433 नैनोमीटर होता है और इमिशन होता है 476 नैनोमीटर।
तो इस टाइम पर तो इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर YFP इसके करीब है, इधर की तरफ है, तो इसने क्या किया, CFP ने की जो एब्जॉर्बेंस है 433 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब किया इतने वेवलेंथ की लाइट को, इमिट किया इसने 476 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और YFP का एक्साइटेशन ही 476 पे होता है। तो ये क्या करेगा, जो इसने इमिट किया है ना, इसको रिसीव करके एक्साइट हो जाएगा ये। तो ये होता है आपका क्या, फ्रेट टेक्निक। ऐसा करते कि बाकी की जो टेक्निक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसके आई थिंक 2 और पार्ट आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है ये आपका सब्जेक्ट, यूनिट 13। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो इसका पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट सेकंड में आपको पेप्टाइड इंजाइमेटिक डाइजेशन, इसके अलावा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, ब्लोटिंग और ये कुछ टेक्निक्स और माइक्रोस्कोपी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। उसके बाद में जो आएगा आपका वो स्टैटिस्टिक्स का वाला पोर्शन आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स। तो 2 और लेक्चर आएंगे इसके, और इसी के साथ आपका जो यूनिट 13 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।